नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फिर दूसरा कथन दिया है, ये सम्मान जाति, व्यवसाय, स्थिति और लिंग के भेदभाव के बिना असाधारण सेवा प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तीसरा कथन दिया है, अब तक भूतपूर्व 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। तीनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जो 2 जनवरी 1954 में हुई थी। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो राजगोपालाचारी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब दिया गया था, तो 1954 में ही जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजगोपालाचारी को दिया गया था ये पुरस्कार, भारत रत्न, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए खिलाड़ियों में अभी तक किसने भारत रत्न पाया है, तो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने सबसे पहले, और अभी तक के खिलाड़ियों में इन्हीं को भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मरणोपरांत भारत रत्न जो है वो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1955 में पारित हुआ। फिर पूछ लिया जाए कि ये दिया कब गया सबसे पहले, तो 1966 में ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था। किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में, ये भी याद रखिएगा। प्रस्ताव कब पारित होता है, तो 1955 में। दिया कब गया, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले, ये भी याद रखिएगा। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अभी 5 लोगों को ये भारत रत्न और दिया गया है। तो कौन कौन से लोग हैं, तो पहला जो नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के रहने वाले, इनको भारत रत्न 2024 में दिया गया है। फिर एम एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भी जाने जाते हैं, इनका देहांत हो चुका है 2023 में, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर पीवी नरसिम्हा राव, इनका भी देहांत हो चुका है, और ये जो हैं इनको भी भारत रत्न दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो तेलंगाना के रहने वाले हैं। फिर चौधरी चरण सिंह, इनका भी देहांत हो चुका है, और इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है लास्ट जो नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो हैं ये इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया है, अभी जीवित हैं, और इनको भी भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। जो नाम मैंने अभी बताए हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं करंट में भी। और अगर शुरुआत के पूछ ले जाएं तो सबसे पहले राजगोपालाचारी को दिया गया था 1954 में जब शुरुआत हुई थी। फिर मरणोपरांत अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए तो 1966 में किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और खेल में पूछ लिया जाए खेल कौन से खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। और 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है ये 5 वर्ष के अंतराल पे ये पुरस्कार इस बार घोषणा की गई थी, और 2024 में वितरित किए गए, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले जाए अभी तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले श्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को घोषणा हुई थी भारत रत्न देने की, फिर 3 लोगों को और देने की घोषणा हुई, तो कुल मिला के 53 लोगों को भारत रत्न जो है वो दिया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बड़ा चर्चित प्रश्न रहा है, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, चुनावी बॉन्ड योजना 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू हुई थी। फिर दूसरा कथन दिया है, केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और उनके पिछले आम चुनाव के लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 2% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के पात्र हैं। यहाँ पे जो 2% दिया है, ये 2% नहीं बल्कि कम से कम बताया गया था, वो 1% जो है वो वोट प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे 2% दिया, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है, और यहाँ पे सही कथन पूछा था तो कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में महाजनपद दिए हैं, दूसरी सूची में राजधानी दी है। देख लेते हैं कौन से मिलान सही होंगे। तो मत्स्य की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो विराटनगर में आएगा। फिर कुरु की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो ये इंद्रप्रस्थ है। फिर सूरसेन की जो राजधानी है वो कहाँ है,
सूरसेन की मथुरा। फिर अस्मक की जो राजधानी है वो कहाँ है? पोतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्राऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। बी.एस. बांकर ने खोजा था। कब खोजा था? तो ये जो खोजा था वो 1957 में खोजा था, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले में? तो रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे स्थित है भीमबेटका। ये भी याद रखिएगा, एमपी में पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे विद्रोह दिए हैं, तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1895 से 1901 के बीच। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर संताल विद्रोह जो हुआ था, संताल विद्रोह, ये 1855 से 56 के बीच। फिर मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये जो हुआ था 1836 से 51 के बीच। फिर दक्कन दंगे जो हुए थे वो कब हुए थे? तो 1875 में हुए थे। कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? तो अहमदनगर, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी से होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार अल्बिस्टन ने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, ईश्वरी प्रसाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का दिया है, देख लेते हैं कथन और कारण में। कथन दिया है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। फिर कारण दिया है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा गया, के शौकीन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संगम साहित्य शिल्पाधिकारम महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा, इलानी आदिलगल। अगला प्रश्न दिया, भवानी मंदिर पुस्तक किस भारतीय राष्ट्रवादी लेखक द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया। फिर दूसरा कथन दिया, बालाजी विश्वनाथ ने बसीन पर अधिकार करने के प्रयोजन से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन जो है वो गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची में पुस्तक दिए, एक तरफ लेखक दिए, देख लेते हैं कौन सी पुस्तक के कौन से लेखक हैं। तो जो पहले पुस्तक दी है, इंडियन पेंटिंग अंडर दी मुगल्स, इसके जो लेखक हैं वो पर्सी ब्राउन। फिर दिया है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो कैथरीन वी एसर हैं। फिर दिया है तीसरी पुस्तक दी है, वी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, इसके जो लेखक हैं वो मोतीचंद। फिर दिया है मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो अशोक कुमार दास हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। आंसर नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, काल अनुक्रमिक चयन करें। तो देख लेते हैं। नौजवान भारत सभा का निर्माण जो हुआ था वो मार्च 1926 में हुआ था। स्वराजिस्ट दल का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था?
तो मार्च 1923 में। फिर डांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? तो 4 वाला आना चाहिए। 1919 4 वाले 2 दिए, ए वाले में भी दिया है 4 और डी वाले में भी 4 दिया है। फिर देख लेते हैं फिर सबसे कम किस में दिया है, तो 2 वाला। तो 2 वाला कौन सा है? स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923 में हुआ था। तो यहाँ पे 2 वाले में, डी वाले में दिया है 2, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पे समय भी याद रखना है, समय ही पूछा था, यहाँ पे सही क्रम में लगाना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है का लीला बा दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, हिंदू धर्म पद्धतियां। का लीला बा दिमना जो पुस्तक है ये पंचतंत्र फारसी में अनुवाद किया गया पुस्तक का है और इसका नाम रखा गया फारसी में, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए पंचतंत्र किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी से हुआ, देवराय द्वितीय था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। फिर दूसरा कथन दिया है मनसबदारी का पद पैतृक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो मनसबदारी व्यवस्था है ये किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी, ये भी याद रखिएगा। कब चलाई थी? तो 1575 में चलाई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही पूछा है। पहला कथन दिया है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर दूसरा कथन दिया है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। फिर तीसरा कथन दिया है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। कथन 1 कथन 2 जो है वो ठीक है और कथन 3 जो है वो गलत है। और पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 20 अगस्त 1828 में हुई थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भापरू लघु शिलालेख में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? यहाँ पे समय पूछा है। तो लखनऊ से समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटा आएगा पहले, तो लखनऊ समझौता 1916 में, बिल्कुल ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बिल्कुल ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला ही सही होगा। प्रश्न दिया है कथन और कारण में। पहला कथन दिया है जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। फिर कारण दिया है उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा, वास्तविक न्यायाधिकार। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित समिति में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय जो समिति है
उसमें जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, फिर तालुका मतलब तहसील स्तर पर पंचायत समिति होगी, और जो गांव स्तर पर क्या होगा तो ग्राम पंचायत होगी। ये 3 त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी तो राजस्थान में, और राजस्थान में कौन से जिले में लागू हुई थी तो नागौर जिले में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, लैंगिक समानता का सिद्धांत निम्न में से किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, चारों में है। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन किसमें है, तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35, और भाग अगर पूछ लिया जाए तो भाग 3 है, ये भी याद रखिएगा, भाग 3। फिर अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 का में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से भाग में है, तो भाग अगर पूछ लिया जाए तो 4 भाग है। अगर अनुच्छेद भी पूछ लिया जाए तो 36 से 51 अनुच्छेद है। और पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी याद रखिएगा। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए कहाँ से हैं तो रूस। अगर मौलिक अधिकार अगर पूछ लिए जाए कहाँ से हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतनी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन से जो नीति आयोग को अपनाने अधिदेश को पूरा करने के लिए अपेक्षित सम्मेलन समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं, तो ये कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, चारों जो है वो ढांचा प्रदान करते हैं, ये भी याद रखिएगा। समर्थन ढांचा जो है वो प्रदान करते हैं। और अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी, जब हमारी जो पंचवर्षीय चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय के तहत, जो 12वीं पंचवर्षीय चल रही थी 12 से 17 तक, उसके बीच में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, इसलिए पंचवर्षीय जो थी वो खत्म हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, अनुच्छेद 43 बढ़ावा देता है, ये भी याद रखिएगा। सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 2011 में 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 वर्ष का होता है। और जो पंचायत समिति है इसका जो बैठक का समय है वो 2 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, 2 महीने के अंदर ही अंदर बैठक होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक पागल के आपराधिक दायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? पहला दिया है, आपराधिक कानून का एक पागल को पूर्ण सुरक्षा देता है, जो आपराधिक कानून है वो पूर्ण सुरक्षा देता है एक पागल को, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा है, पागलों के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया है, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं कथन पूछा है। पहला कथन दिया है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मौजूदा राज्यों की सीमाओं नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा दिया है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, तो निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिर डी वाला दिया है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यहाँ पे गलत पूछा था तो डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, अशोक मेहता समिति। फिर अगला प्रश्न दिया है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से हुआ, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
आगे दिया ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 से हुआ डॉप्सन। और अगर ओजोन दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये भी याद रखिए 16 सितंबर। आगे चलते हैं। आगे दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। फिर दूसरा कथन दिया है भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 से हुआ केवल कथन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो रेड पांडा है ये कहाँ रहता है, तो उप हिमालयी क्षेत्र में रहता है। जैसे ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं, तो मुख्य रूप से जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी में जो रहते हैं वो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया निम्नलिखित में से जनजाति राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछी है जनजाति की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। टोंडा जो है वो केरल नहीं बल्कि कहाँ है, तो तमिलनाडु है। और बाकी जो है भील जो जनजाति है वो गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश एमपी में भी पाई जाती है, और राजस्थान में भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। गद्दी जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश भी है, और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में भी है, ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। और कोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और टोंडा भी है, वो भी तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे दिया भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, तो पहला जो दिया है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। फिर दूसरा दिया है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। फिर तीसरा दिया है समय से पूर्व आम में बोर आने लगा। फिर चौथा दिया है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 से हुआ। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला दिया है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर दूसरा दिया है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। फिर तीसरा दिया है सौर धधक में वृद्धि। फिर चौथा दिया है अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। तो पहला जो दिया है दाची गाम जो दिया है वो कहाँ है, तो दाची गाम जो है वो राजस्थान। फिर पापी कोंडा जो है वो कहाँ है, तो पापी कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश। सरिस्का जो है वो कहाँ है, तो सरिस्का जो है वो जम्मू कश्मीर। फिर बांदीपुर जो है वो कहाँ है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। तो ये राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिए थे, उसका मिलान दिया था। यहाँ पे प्रश्न दिया है रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, तो किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। पुराने बलित पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। जो यूराल पर्वत है इससे एक नदी निकलती है, इसका जो नाम है वो कामा नदी है। और ये जो नदी है ये जल को अपने विसर्जित किस में करती है, तो कैस्पियन सागर में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया कृषि की शून्य जुताई का क्या लाभ है, तो यहाँ पे लाभ दिए हैं। पहला लाभ दिया है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। फिर दूसरा दिया है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। फिर तीसरा दिया है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये तीनों जो लाभ हैं वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्ण कटिबंधीय मैदान के और उसके स्थान का सही युग्म है, यहाँ पे सही युग्म पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। सवाना जो है वो अफ्रीका में है। और इसके साथ एक और पूछा जाता है वेल्ड, ये भी जो है वो अफ्रीका में है, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो गलत मैचिंग है। कैंपस जो है अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये ब्राजील में है, ये भी याद रखिएगा, ब्राजील। फिर लॉन्स नालोस पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये जो है वेनेजुला, वेनेजुला और कोलंबिया में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा।
फिर अगर स्टेपी पूछ लिया जाए कहाँ है, तो स्टेपी जो है वो यूरेशिया में है, ये भी याद रखिएगा, यूरेशिया। कुछ और चर्चित मैदान है घास के, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर डाउन्स पूछ लिया जाए, डाउन्स भी बहुत पूछा जाता है, तो डाउन्स जो है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर टेंगा पूछ लिया जाए, टेंगा कहाँ है, टेंगा वन, तो टेंगा जो है वो कहाँ है, तो यूरोप और एशिया में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए पंपास कहाँ है, तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घास का मैदान है पंपास, तो ये अर्जेंटीना में है। फिर अगर पूछ लिया जाए प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, ये भी याद रखिए, उत्तरी अमेरिका। फिर अगर पूछ लिया जाए सेराडो जो घास का मैदान है वो कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो इतने घास के मैदान याद रखने हैं, आगे चलते हैं। फिर अगला दिया है आर्थिक विकास से संबद्ध जानकारी के संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। फिर दिया है दूसरा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। फिर तीसरा दिया है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, नीति आयोग। अगर नीति आयोग की स्थापना पूछ ली जाए तो 2015 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया भारत में उच्च जन्म दर हेतु जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों में से हम किन्हें शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे कथन दिए हैं। तो पहला दिया है अधिक गरीबी। फिर दूसरा दिया है गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर। फिर तीसरा दिया है अल्प आयु विवाह की मौजूदगी। फिर चौथा दिया है विषम लिंग अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कारक हैं, ये भी याद रखिएगा। चौथा जो है वो कारक नहीं है, विषम लिंग अनुपात कारक नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, नारंगी। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका दाब पूछ लिया जाए कितना होता है, तो इसका जो दाब होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछे हैं। तो पहला कथन दिया है ये पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। फिर दूसरा दिया है ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। फिर तीसरा दिया है ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। फिर चौथा दिया है ये कैंसर पैदा करता है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। यहाँ पे जो बताया गया है कि मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, बल्कि खनिजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रेडियोधर्मी का, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन से, मतलब इसका अर्थ बताना है कौन से अर्थ हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। फिर दूसरा दिया है आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। फिर तीसरा दिया है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। तीनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935। अगर पूछ लिया जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, स्थापना कब हुई, तो अलग अलग डेटे हैं, ये याद रखिएगा। फिर आरबीआई बैंक के काम क्या होते हैं, तो ये नोटों की निकासी करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर विदेशों में विनिमय का जो होता है उस पर नियंत्रण भी आरबीआई करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जो जारी की जाती है वो सी ऑप्शन सही होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी वो 1919 में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसके जो महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक जो है वो गिल
गिलवर्ड, एफ होम्बो है, ये भी याद रखिए, एफ होम्बो। तो इसके महानिदेशक भी याद रखना है। स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से हुआ, बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, ये भी याद रखिए, हरियाणा में। अगर पूछ लिया जाए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है वो तांबे के निर्मित औजार भी मिले हैं, और चूड़ियाँ भी मिली हैं, और हथियार मूर्तियां भी मिली हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए धोलावीरा से जो मिले हैं वो सफ़ेद खड़ी जो होती है वो मिली है, और जो अभिलेख पे छपाई वाले चीज़ें भी मिली हैं, ये भी याद रखिएगा, धोलावीरा से। अगर पूछ लिया जाए राखीगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है, तो राखीगढ़ी से जो प्राप्त हुआ है वो अन्नागार प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और एक चर्चित स्थल है लोथल। लोथल से अगर पूछा जाए तो बंदरगाह मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और लोथल से धान के अवशेष भी मिले हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्थल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रभावती गुप्त शासिका थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, वाकाटक वंश की शासिका थी, ये भी याद रखिएगा। और एक किसकी पत्नी थी, तो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए इनकी पति की मृत्यु होने के बाद इन्होंने शासन जो किया था वो 390 से 410 के ईस्वी तक किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी से होगा, ये तमिल व्याकरण है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालक के रूप में कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, मीर बख्शी। और मनसबदार जो होता था वो पद होता था एक, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, खजाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए से होगा, तुंगभद्रा। अगर पूछ ले जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये जो स्थापना करी थी वो हरिहर बुक्का ने की थी, ये भी याद रखिएगा, हरिहर बुक्का। और कब की थी, तो लगभग जो की थी वो 1336 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ इमारतें दी हैं, एक तरफ निर्माणकर्ता दिए हैं। तो पहला जो ये वाला दिया है, लाल महल जो बनवाया वो बलबन ने, बिल्कुल ठीक है। हिंडोला महल जो है वो होशंग शाह ने बनवाया। फिर सी वाला जो है जहाज महल जो है वो गयासुद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक है। और डी वाला जो है वो लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल चारों जो है वो बिल्कुल ठीक है। आयोग ने चारों सही सुमेलित माने हैं, ये भी याद रखिएगा। इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।